हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू एसपी सर क्लासेस। डियर फ्रेंड, बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पैट 2023 के एग्जाम को टारगेट करते हुए आज हम लोग डिस्कस करेंगे 75 सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन रहेगा, जो कि सारे क्वेश्चंस हमारे इंडियन हिस्ट्री यानी कि भारतीय इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कलेक्शन आपके पीवाईक्यू में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो आइए सभी क्वेश्चंस को विद एनालिसिस ठीक तरीके से समझते हुए चलते हैं। इससे पहले जितने भी प्रैक्टिस सेट आपको करवाए गए हैं, 5-6 प्रैक्टिस सेट हमने 100 क्वेश्चन कलेक्शन करवाया है। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, सारी क्लासेस आप दो तरीके से देख सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री यानी इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है एंड क्वेश्चन कहता है कि किताबुल हिंद का लेखक अल-बरूनी। एक क्वेश्चन आपका यहीं पे क्लियर हो गया कि किताबुल हिंद का लेखक कौन है। किताबुल हिंद का लेखक अल-बरूनी है। ओके, निम्नांकित में से किसके साथ भारत आया था? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही गजब क्वेश्चन। जो किताबुल हिंद का लेखक अल-बरूनी है वह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। और अगर पूछ ले कब आया था तो ये 11वीं शताब्दी में भारत आया था महमूद गजनवी के साथ में। ठीक है, अच्छा, अल-बरूनी जो था जिसने किताबुल हिंद किस पुस्तक लिखी थी, इस पुस्तक में इसने किस बात की चर्चा की है? तो किताबुल हिंद में अल-बरूनी ने हमारे भारतीय धर्म, दर्शन, त्योहारों, रीति रिवाजों, खगोल विज्ञान, इन सभी बातों की चर्चा अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद में की है, जो कि महमूद गजनवी के साथ में 11वीं शताब्दी में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22 जनवरी 1960 को लड़े हुए वांडीवाश के युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व लैली ने किया था। बात क्लियर? 22 जनवरी 1960 को लड़े हुए वांडीवाश के युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व लैली ने किया था, जबकि ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो उसमें ब्रिटिश सेना का नेतृत्व जो है वह आयरे कोटे ने किया था। किसने? ब्रिटिश सेना का नेतृत्व आयरे कोटे ने किया था। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वह आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैध शासन प्रणाली समाप्त की थी? कौन था वो? तो ये जो द्वैध शासन प्रणाली है इसको समाप्त करने वाले वॉरेन हेस्टिंग्स हैं। कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस प्रणाली को 1772 ईस्वी में समाप्त किया था। ठीक है, लेकिन प्रारंभ किसने किया था? समाप्त की तो बात क्लियर हो गई, किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। कब? 1772 ईस्वी में। लेकिन ये जो द्वैध शासन प्रणाली है इसको प्रारंभ किसने किया था? डियर फ्रेंड, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली जो है वह लॉर्ड क्लाइव के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। कब? 1765 ईस्वी में इसको प्रारंभ किया गया था लॉर्ड क्लाइव के द्वारा, जिसका समापन 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया। बात क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसने शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह, कौन है ये? शक्तिशाली सैन्य बलों का एक समूह है जिसका नाम है चहलगानी, उसको समाप्त करने वाला कौन था? डियर फ्रेंड, चहलगानी क्या है ठीक से समझ लीजिए। जो चहलगानी है ये इसकी स्थापना इल्तुतमिश ने की थी। किसने की थी? इल्तुतमिश ने। चहलगानी की स्थापना इल्तुतमिश ने की थी। और ये जो चहलगानी है वो 40 बहुत ही शक्तिशाली सरदारों का एक गुट था। बहुत ही शक्तिशाली सरदारों का एक गुट था। 40 सरदारों का, कितने? 40 सरदारों का गुट था, जिसको नाम दिया गया चहलगानी। क्या नाम दिया गया? चहलगानी। स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश ने। समाप्त पूछ रहा है हमसे, समाप्त किसने किया था? ये आपके बलबन ने किया था। समाप्त करने वाले कौन थे? बलबन थे। ठीक है, बात क्लियर? इल्तुतमिश ने स्थापना की, कितनी? 40 शक्तिशाली सरदारों के गुट की स्थापना की, नाम उसको दिया चहलगानी, और फिर समापन उसका किसने किया? बलबन ने। क्वेश्चन क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? देखिए, चीनी यात्री फाहियान जो था वह आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन? जो गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके शासनकाल में 399 ईस्वी में भारत आया था। ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से
किस ग्रंथ से हमें भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी मिलती है? वो कौन सा ग्रंथ है जिससे हमें भारत और इटली के बीच जो व्यापार हुआ था उसकी जानकारी मिलती है? तो इसकी जानकारी हमको नेचुरल हिस्ट्री नामक ग्रंथ से मिलती है। नेचुरल हिस्ट्री नामक एक ग्रंथ है जिससे भारत और इटली के बीच होने वाला जो व्यापार है उसकी जानकारी मिलती है। ये जो नेचुरल हिस्ट्री ग्रंथ है इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना प्लिनी ने की थी। क्या नाम है इनका? प्लिनी। प्लिनी ने इस ग्रंथ की रचना की थी। ग्रंथ का नाम नेचुरल हिस्ट्री। निम्नलिखित में से कौन महमूद गजनवी के दरबार से संबंधित था या थे? तो इसमें आपके उत्बी, फिरदौसी, अलबरूनी, ये तीनों जो हैं वो महमूद गजनवी के दरबार से संबंधित थे, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वह राइट हो जाएगा। अब इसमें जैसे इनकी किताबें भी लिखी हुई हैं इन्होंने, वो किताबें बहुत प्रसिद्ध हैं, आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। उत्बी की जो उत्बी हैं इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है तारीख ए यामिनी। क्या नाम है पुस्तक का? तारीख ए यामिनी। ये पुस्तक किसकी है? उत्बी की लिखी हुई पुस्तक है। ओके, और बहुत ही अच्छी पुस्तक है। फिर जैसे आते हैं आपके फिरदौसी। फिरदौसी ने क्या लिखा है? शाहनामा। शाहनामा किसने लिखा? फिरदौसी ने। अलबरूनी की पुस्तक है, उसका नाम क्या है? अलबरूनी ने, जैसा कि मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था, किताबुल हिंद लिखी है इन्होंने, जिसमें उन्होंने भारतीय दर्शन के बारे में, भारतीय रीति रिवाज के बारे में, यहाँ के कल्चर के बारे में उसने उल्लेख किया है। ठीक है, तो ये इनकी पुस्तकें हैं। तारीख यामिनी पुस्तक उत्बी की है, शाहनामा फिरदौसी की है, किताबुल हिंद जो पुस्तक है वो अलबरूनी की है, और ये तीनों ही महमूद गजनवी के दरबार से संबंधित हैं। ऑप्शन इसमें जो आपका डी है वह राइट हो जाएगा। 20 जून 1756 को ब्लैक होल घटना निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में घटित हुई? किसके शासनकाल में? तो ये जो घटना है वह सिराजुद्दौला के शासनकाल में घटित हुई थी, और घटना 20 जून 1756 की है। ब्लैक होल घटना है जो कि सिराजुद्दौला के शासनकाल में घटित हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब प्रारंभ किया था? दांडी मार्च जो है यह 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया गया था। दांडी मार्च जो है यह 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया गया था। कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो दांडी मार्च आपका जो है वो साबरमती आश्रम, कहाँ से? साबरमती आश्रम जो कि अहमदाबाद में है, वहां से प्रारंभ किया गया था। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? महावीर स्वामी का जो प्रथम शिष्य था वह जमाली था। कौन? जमाली जो है ये महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था। और आपको बताएं ये जमाली था कौन? ये जो महावीर स्वामी की पुत्री थी, महावीर स्वामी की जो पुत्री थी जिसका नाम प्रियदर्शना था। जिसका नाम क्या था? प्रियदर्शना। ठीक है, ये उनके पति थे। कौन? जमाली जो हैं वो प्रियदर्शना के कौन थे? पति थे। ठीक है, और जो पति थे प्रियदर्शना के, यही महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे, यानी कि महावीर स्वामी के दामाद जो थे वही इनके पहले शिष्य थे, जमाली। बात यहाँ तक क्लियर हुई? निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होता है? किस अभिलेख में? मास्क तथा गुर्जरा, नेटूर, उडेगोलम, ये सभी अभिलेखों से अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वह राइट हो जाता है। मास्की, गुर्जरा, नेटूर, उडेगोलम, इन सभी अभिलेखों से अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका राइट हो जाएगा। 1178 ईस्वी में किस शासक ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? किसने किया था? वो आपके भीम द्वितीय थे। ठीक है, कब की बात है? 1178 ईस्वी में भीम द्वितीय जो थे उन्होंने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया था। किसको? मोहम्मद गौरी को। बेसिन की संधि 1802 ईस्वी के दौरान निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों की सनसता स्वीकार की थी? वो कौन थे? वह आपके पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। कौन? बेसिन की संधि के द्वारा पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की सनसता स्वीकार की थी। क्यों की थी? क्योंकि
उसने अंग्रेजों से सहायक संधि प्रणाली के अंतर्गत ये संधि की थी और इसके तहत अंग्रेजों की सेना को पुणे में रखना स्वीकार भी किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए साइमन कमीशन भारत कब आया था? जो साइमन कमीशन है वह भारत कब आया था? वर्ष 1928 में, वर्ष 1928 में। ठीक है, साइमन कमीशन का और भी नाम है, साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन भी कहते हैं। क्या? साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है। ओके, श्वेत आयोग भी कहा जाता है हिंदी में इसको श्वेत आयोग भी कहा जाता है साइमन कमीशन को। ठीक है, और ये जो साइमन कमीशन था, इस कमीशन में 7 सदस्य थे। कितने? 7 सदस्य थे, सातों के सातों ब्रिटिश थे, एक भी भारतीय नहीं था। और यही इस साइमन कमीशन जो विरोध था, यही उसका मुख्य कारण था कि इस कमीशन में 7 सदस्य, सातों के साथ अंग्रेज थे, उसमें कोई भी भारतीय नहीं था। यही इसका विरोध का कारण बना, है ना। और प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए ये जो कमीशन है वो वर्ष 1928 में भारत आया था। ऑप्शन नंबर 20 था राइट वन इन दिस क्वेश्चन। मनसबदारी प्रणाली निम्न में से किसने आरंभ की थी? जो मनसबदारी प्रणाली है ये मुगल सम्राट अकबर के द्वारा प्रारंभ की गई थी। सिंपल सा क्वेश्चन, साधारण सा क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 20 द राइट वन। गुप्त शासकों ने, देखिएगा क्वेश्चन इज, गुप्त शासकों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए। जो गुप्त शासक हैं उन्होंने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए, जबकि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी करने वाले कुषाण शासक थे। कौन? कुषाण शासकों ने शुद्ध जो है कि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे कुषाण शासकों ने। ऑप्शन ए इज द राइट वन। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाया था? किसने बनाया था? वह इल्तुतमिश था। कौन? इल्तुतमिश ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाया था और ये जो है कि 1210 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। ठीक है, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। अगर आपसे पूछ ले कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वह इल्तुतमिश ही था। ओके, और सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश जो था वो बदायूं का सूबेदार था और उसने जो है तुर्क चहलगामी दल का भी गठन किया था, जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे क्वेश्चन में बताया हुआ है। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेस्ली से पूर्व डुप्ले ने किया था। वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा था? वह प्रथम भारतीय राज्य हैदराबाद था। कौन सा राज्य था? हैदराबाद। गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? गांधी जी की जो दांडी यात्रा थी वह सविनय अवज्ञा आंदोलन का उदाहरण है। और दांडी यात्रा जो है अभी पीछे हमने डिस्कस किया, 12 मार्च 1930 को प्रारंभ की गई थी गांधी जी की दांडी यात्रा। वर्ष 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो ये जो संयुक्त अधिवेशन था वह लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। और अगर पूछ ले कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी या इसके अध्यक्ष कौन थे, तो वह डॉक्टर अंबिकाचरण मजूमदार। डॉक्टर अंबिकाचरण, देखिए अंबिकाचरण मजूमदार, ये इनके जो हैं मजूमदार, ये इनके अध्यक्ष थे। फिर से समझिए, वर्ष 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन जो था वह लखनऊ में आयोजित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक से समझते हैं। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था? यानी पूछ रहा कि शासनकाल किसका था, तो शासनकाल जो था वह इल्तुतमिश का था। शासनकाल इल्तुतमिश का था, नेतृत्व चंगेज खां का था और आक्रमण किसने किया था? मंगोलों ने। किस पर? भारत पर। फिर से समझिए कि देखिए किसके शासनकाल में? इल्तुतमिश के शासनकाल में और चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, उस समय शासन इल्तुतमिश का था, नेतृत्व कर रहे थे चंगेज खां और आक्रमण कर रहे थे मंगोलों। और ये जो चंगेज खां है, इसी चंगेज खां ने 1221 ईस्वी में इल्तुतमिश का ही जब शासन था
तब इसने भारत पर भी आक्रमण किया था 1221 ईस्वी में। इससे पहले जब मंगोलों आक्रमण कर रहे थे तब ये नेतृत्व कर रहा था, ठीक है। और उसमें भी शासनकाल किसका था? इल्तुतमिश का ही था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है क्या? वो आपका बक्सर का युद्ध है। क्या? बक्सर का युद्ध। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता बक्सर का युद्ध, जो कि आपका 1764 ईस्वी में हुआ था, उसको मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए, वर्ष 1942 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना का प्रथम सेनापति कौन था? पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्लियर हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय सेना की जो स्थापना है आईएनए की, वो वर्ष 1942 में हुई। अच्छा, स्थापना किसने की? स्थापना करने वाले मोहन सिंह, यानी कि कैप्टन मोहन सिंह ने इसकी स्थापना की थी और वही इसके प्रथम सेनापति भी थे। इसकी स्थापना हुई कहाँ थी डियर फ्रेंड? स्थापना इसकी मलेशिया में हुई थी। कहाँ हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना मलेशिया में हुई थी। किसने की थी? कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। इसके प्रथम सेनापति कौन थे? कैप्टन मोहन सिंह थे। स्थापना कब हुई थी? 1942 में हुई थी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। फिर आती है बात 25 अगस्त 1943 की। बात आती है 25 अगस्त 1943 को क्या हुआ कि जो सुभाष चंद्र बोस थे, यानी कि नेताजी, ठीक है, इन्होंने सिंगापुर में, कहाँ? सिंगापुर में भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि आईएनए का नाम बदल करके आज़ाद हिंद फौज रख दिया और फिर सुप्रीम कमांडर का पद भी इन्होंने इसमें ग्रहण किया था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा क्लियर होता है और आपने समझा कि ऑप्शन नंबर ए भी राइट है। और जो बाद की कहानी है वो जुड़ी है सुभाष चंद्र बोस के नाम, जिन्होंने इसका नाम आज़ाद हिंद फौज रखा था। आगे बढ़ते हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से कौन मुस्लिम सेनापति मारा गया था? पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा तोपखाने का जो नेतृत्व था वह इब्राहिम खां गर्दी कर रहे थे। कौन? इब्राहिम खां गार्दी कर रहे थे, जो कि युद्ध में मारे भी गए थे। और ये युद्ध कब हुआ था? ये युद्ध आपका 14 जनवरी 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? तो ये जो युद्ध है वो सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। नेतृत्व कर रहे थे सदाशिवराव भाऊ। ओके, 14 जनवरी 1761 की ये बात है। वुड का डिस्पैच निम्न में से किससे संबंधित है? वुड का जो डिस्पैच है, यानी कि वुड का जो घोषणा पत्र है, जिसको हम निर्देश पत्र भी कहते हैं, यह शिक्षा से संबंधित है, जो कि 1854 में आया था। और इसको जो है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको? वुड के डिस्पैच को, वुड के घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्वेश्चंस का लेवल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये सभी आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। निम्नलिखित में से किस काल के औजारों को लघु पाषाण अथवा माइक्रोलिथ कहा जाता है? तो यह मध्य पाषाण काल। क्या? मध्य पाषाण काल के औजारों को लघु पाषाण अथवा माइक्रोलिथ कहा जाता है। ये जो उपकरण थे, ये जो टूल्स थे, इनका आकार बहुत ही छोटा हुआ करता था। ओके, तो ये बात क्या है यहाँ पे? मध्य पाषाण काल, ठीक है। मध्य पाषाण काल के औजारों को लघु पाषाण या फिर माइक्रोलिथ कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सिजदा एवं पाबोस पद्धति व नौरोज त्योहार आरंभ करने के लिए जाना जाता है? कौन है वह? आपके बलबन हैं। कौन है? बलबन सिजदा एवं पाबोस पद्धति और नौरोज त्योहार आरंभ करने के लिए ये जाने जाते हैं। अब थोड़ा सा इसमें और अंदर घुसिए तो जानिए कि सिजदा का मतलब क्या होता है। सिजदा का मतलब होता है नीचे जमीन पर लेट करके अभिवादन करना, यानी कि जमीन पर पेट के बल लेट करके, है ना, और फिर अभिवादन करने का मतलब होता है सिजदा। उसी को सिजदा कहते हैं, ठीक है। पाबोस का मतलब क्या होता है? पाबोस का मतलब होता है सुल्तान के चरणों को चूमना, ये पाबोस कहलाता है। और फिर बचा आपका नौरोज। नौरोज का मतलब होता है नववर्ष। नवरोज का मतलब क्या होता है? नव वर्ष, ठीक है। सभी देखिए, सिजदा का मतलब जमीन पर पेट के बल लेट करके अभिवादन करना, पाबोस का मतलब सुल्तान के चरणों को चूमना, नौरोज का मतलब होता है नव वर्ष यानी कि नया वर्ष, ठीक है। और ये आरंभ करने का श्रेय किसको जाता है? बलबन को जाता है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध
में कौन विजयी हुआ था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है कि वो हैदर अली विजयी हुआ था। कौन विजयी हुआ था? हैदर अली विजयी हुआ था। इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 1942 ईस्वी में भारत में क्रिप्स मिशन के आगमन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? कहने का मतलब ये है कि जो क्रिप्स मिशन है ये भारत में आया था, 1942 में आया था। उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। इनका नाम यहाँ पे ऐसे होना चाहिए था, विंस्टन, ये है नाम इनका, विंस्टन चर्चिल थे। ठीक है, और विंस्टन चर्चिल जो थे ये इन्होंने क्रिप्स मिशन की घोषणा की थी, और ये जो मिशन है वो भारत की संवैधानिक प्रगति से संबंधित था। ओके, ये जो आगमन है इसका ये भारत में हुआ, यानी कि क्रिप्स मिशन जो है वो भारत में आया। इसका मतलब क्या था? ये मिशन भारत की संवैधानिक प्रगति से संबंधित था, और ये मिशन जो है 23 मार्च 1942 में भारत पहुंचा था। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। ठीक है, मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया? ये प्रस्ताव जो है वह आपका 1940 में। ठीक है, मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान का जो प्रस्ताव है वो 1940 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कर फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाए गए थे? यानी टैक्स, कौन से टैक्स फिरोज शाह तुगलक ने लगाए थे? तो इसमें आपका खराज एवं खुम्स हो गया, या फिर जजिया एवं जकात हो गया, सर्व सिंचाई हो गया, या फिर ये सभी फिरोज शाह तुगलक ने, देखिए जजिया, जकात, खराज, खुम्स, है ना, ये सभी कर उसने लगाए थे, और उसने एक अतिरिक्त सिंचाई कर भी लगाया हुआ था। सिंचाई कर, या यहाँ पे आपका नाम लिखा हो सकता था हक ए शर्ब। क्या नाम लिखा हो सकता था? हक ए शर्ब, जिसको यहाँ पे सिर्फ शर्ब लिख दिया गया है। ओके, ये भी कर इसी के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया था। तो ये जितने भी कर थे वो सभी फिरोज शाह तुगलक ने लगाए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 इन फ्रंट ऑफ यू। 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के पश्चात सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? किस आंदोलन में? तो उन्होंने चंपारण सत्याग्रह, किसमें? चंपारण आंदोलन में भाग लिया था। ठीक है, ये ऐसे ही भाग इन्होंने नहीं लिया था, इनको निमंत्रण भेजा गया था। वो भी निमंत्रण आपका राजकुमार शुक्ल के द्वारा भेजा गया था। किसके द्वारा? राजकुमार शुक्ल के द्वारा गांधी जी को निमंत्रण भेजा गया था चंपारण आने के लिए। ओके, तब जो है ये इस आंदोलन में आए थे। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? वेरी गुड क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। खजुराहो में मंदिरों का जो निर्माण है वो चंदेल वंश के राजाओं ने करवाया था। किसने? चंदेल वंश के राजाओं ने खजुराहो में मंदिरों का निर्माण करवाया था। और ये जो मंदिर हैं वो 950 ईस्वी से लेकर के 1050 ईस्वी के बीच में बनाए गए हैं। खजुराहो में जो मंदिर जिनका निर्माण चंदेल वंश के राजाओं ने करवाया था, इन मंदिरों का निर्माण 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच में बने हैं। और ये जो स्थान है वो कहाँ है? ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। ये जो मंदिर हैं वो किस देवी देवता से जुड़े हैं? ये मंदिर हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। डिफरेंट, ये जो हिंदू हैं ये जो मंदिर हैं वो किससे जुड़े हैं? ये मंदिर हिंदू और जैन धर्म से संबंधित हैं। ओके, क्वेश्चन क्लियर हुआ। दक्षिण भारत में चोल राजवंश का संस्थापक कौन था? दक्षिण भारत में चोल राजवंश का जो संस्थापक था वह करिकाल तो नहीं था, परांतक भी नहीं था, राजा राज भी नहीं था, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं था। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। लेकिन अगर इनमें से कोई नहीं था फिर कोई तो होगा, वह था विजयालय। कौन था? विजयालय। हो सकता है इस बार जो क्वेश्चन पूछे उसमें डाल दे कौन था, तो विजयालय डाल दे इसकी जगह पे, है ना। विजयालय था जिसने 848 ईस्वी में, विजयालय जिसने 848 ईस्वी में इस राजवंश की स्थापना की थी। ठीक है, चोल राजवंश का संस्थापक विजयालय था। और चोल राजवंश
की जो स्थापना है वो 848 ईस्वी में हुई थी विजयालय के द्वारा। किस मुगल सम्राट ने पहली बार अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने और कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? किसने दी थी? वो आपके मुगल सम्राट जहांगीर ने। किसने? मुगल सम्राट जहांगीर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 था राइट वन दिस क्वेश्चन। भारत में अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? कालानुक्रम का मतलब यहाँ पे है कि इनका काल कब से कब तक रहा, इनका समय कब से कब तक रहा। जब तक आप इनको तीनों का सही समय याद नहीं होगा तब आप इनको कैसे एक सीक्वेंस में लगा सकते हैं। देखिए आपको बताते हैं, नोट करते चलिए अपने पेन कॉपी के माध्यम से। जैसे पहले लिखा है बहलोल लोदी। बहलोल लोदी का जो शासन रहा ये 1451 से लेकर के 1489 ईस्वी तक किसने शासन किया? बहलोल लोदी ने। 1451 से 1489 तक। ठीक है, बात क्लियर। फिर इसके बाद आते हैं सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी का जो शासन काल था वह 1489 से लेकर के 1517 तक रहा। 1517 तक रहा। ठीक है, 1517 जैसे 1451 से 1489 तक रहा बहलोल लोदी का। उसके बाद 1489 से शुरू होते हैं सिकंदर लोदी जो कि चलते हैं 1517 तक। फिर आते हैं इब्राहिम लोदी जो कि शुरू होते हैं 1517 से और ये चलते हैं 1526 तक। 1526 तक। ओके, अब इनको एक सीक्वेंस में लगाइए, कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो सबसे पहले आते हैं 1451 से 1489 तक बहलोल लोदी। ठीक है, फिर इनके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं सिकंदर लोदी जो कि आए बहलोल लोदी के बाद में 1489 से 1517 तक। फिर 1517 से आए इब्राहिम लोदी जो कि आएंगे तीसरे नंबर पे। तो इस तरीके से ऑप्शन आपका जो सी है वह राइट हो जाएगा और आप ये तारीख इनकी नोट कर लीजिए। वेरी गुड। 1857 ईस्वी के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए जगदीशपुर में यानी कि जो विद्रोह हुआ था, जो भारत का विद्रोह हुआ था उस समय जगदीशपुर में जो नेता थे वो कुंवर सिंह थे, बरेली के खान बहादुर थे। कानपुर में उस समय जो नेता थे, कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व नाना साहेब ने किया था, बख्त खां ने नहीं। किसने किया था? नाना साहेब ने किया था, बख्त खां ने नहीं। क्योंकि जो बख्त खां था ये दिल्ली में सिपाहियों का नेतृत्व कर रहा था। अगर दिल्ली यहाँ पे होता और बख्त खां होता तब ऑप्शन आपका सही हो जाता, लेकिन कानपुर में कौन कर रहा था? कानपुर में नाना साहेब कर रहे थे। ठीक है, बख्त खां आपके दिल्ली से जुड़े हैं। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किया था। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन नंबर इसमें आपका जो सी है वह राइट हो जाता है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। स्वयं को सिकंदर सानी यानी कि दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था? वह सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी यानी कि दूसरा सिकंदर की उपाधि धारण की थी और फिर उसने जो है उनको अपने सिक्कों पर भी अंकित करवाया था। ऑप्शन सी इज द राइट वन। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी? हड़प्पा सभ्यता आपकी कांस्य युग से संबंधित थी। किससे? कांस्य युग से संबंधित थी। कांस्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्रॉन्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रॉन्ज। और इस काल के लोगों को तांबे में टिन मिलाकर के ब्रॉन्ज बनाने का जो मेथड था वो पता था, वो विधि इनको ज्ञात थी। ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को भारत की सत्ता का हस्तांतरण कब किया गया? यह है 1858 ईस्वी में किया गया। कब? 1858 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। किस हड़प्पा कालीन पुरास्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो वो जो स्थल है आपका हड़प्पा कालीन वह कालीबंगा है। कालीबंगा नामक हड़प्पा कालीन पूरा स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। किससे? कालीबंगा नामक हड़प्पा कालीन पुरा स्थल से। ओके, तूतीय हिंद के नाम से विख्यात अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? पहली बात तो तूतीय हिंद के नाम से कौन विख्यात था? अमीर खुसरो। जन्म इसका कहाँ हुआ था? जन्म इसका पटियाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटियाली में। पटियाली है कहाँ? ये प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में, उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में स्थित है। ठीक है, और ये जो अमीर खुसरो था,
अमीर खुसरो को सितार और तबले, अमीर खुसरो को सितार और तबले का आविष्कारक माना जाता है। ठीक है। तूतीय हिंद के नाम से विख्यात कौन? अमीर खुसरो। जन्म कहाँ हुआ? पटियाली में। पटियाली कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में। और सितार तथा तबले का आविष्कारक कौन? अमीर खुसरो। ठीक है। इतने क्वेश्चंस अमीर खुसरो से रिलेटेड यहाँ पे तैयार हो गए। 1857 ईस्वी के किस क्रांतिकारी का नाम रामचंद्र पांडुरंग था? किसका नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो यह तात्या टोपे। ठीक है। 1857 ईस्वी के क्रांतिकारी नेता तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या नाम था? रामचंद्र पांडुरंग। और ये जो है कि नाना साहेब के क्या थे? नाना साहेब के सहयोगी थे तात्या टोपे। नाना साहेब के सहयोगी थे तात्या टोपे। ठीक है। तात्या टोपे से जुड़ी एक और बात बताएं आपको। तात्या टोपे को सिंधिया के सामंत मान सिंह ने अप्रैल 1859 में धोखे से अंग्रेजों को सौंप दिया था और इन्हें ग्वालियर में फांसी दे दी गई थी। किनको? तात्या टोपे को। ठीक है। चलिए, लाहौर षड्यंत्र कांड में भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई? तो इनको फांसी डियर फ्रेंड 23 मार्च 1931 को दी गई थी। कब? 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत है वह विशाल अन्नागार है। विशाल अन्नागार। ठीक है। सिंधु सभ्यता के नगर मोहनजोदड़ो, सिंधु सभ्यता के नगर हैं ये मोहनजोदड़ो। ठीक है। इनकी सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है, विशाल अन्नागार जिसको कहते हैं। बहुत ही अच्छा और सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन इज, एक सेकंड प्लीज। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में स्थित है? सिंध में स्थित है। पहली बात तो जो सिंध है ये पाकिस्तान में है। कहाँ है? सिंध जो है ये पाकिस्तान में है। ठीक है। इतना ध्यान रखिए। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में स्थित है? तो इसमें हड़प्पा जो है ये सिंध में स्थित नहीं है। मोहनजोदड़ो हो गया, चन्हूदड़ो और कोट दीजी, ये तीनों ही पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित हैं। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित हैं। कौन कौन? बी, सी, डी। तो इसमें से हमारा ऑप्शन 2, 3, 4 जो है वह राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अच्छा, हड़प्पा जो है सभ्यता ये अगर सिंध प्रांत में नहीं है फिर कहाँ है? ये जो हड़प्पा है ये आपका पाकिस्तान के कहाँ? ये पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में स्थित है। कहाँ? माउंट गोमरी जिले में स्थित है। ओके। जबकि आपका मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान के लरकाना यानी सिंध प्रांत में, चन्हूदड़ो और कोट दीजी भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित हैं। हड़प्पा जो है ये माउंट गोमरी जिले में स्थित हैं ये सारे पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन, आंध्र भोज के नाम से विख्यात कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो अष्टदिग्गज जो थे ये 8 तेलुगु कवि थे। कौन थे? ये 8 तेलुगु कवि थे। कृष्णदेव राय जो है ये विजयनगर के सबसे महान शासक थे और इन्होंने जो है अमुक्तमाल्यद नामक एक ग्रंथ भी रचा है। ग्रंथ का नाम क्या था? अमुक्तमाल्यद। 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 ठीक है। ये कृष्णदेव राय का ग्रंथ है जो कि तेलुगु भाषा में है। जो कि तेलुगु भाषा में है। पेन कॉपी साथ में रखें और लिखते चलें। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना है वह गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। सिंपल सा आंसर है। अब अगर पूछ लिया जाए कि ये स्थापना कब हुई थी तो डेट भी याद आपको रखनी जरूरी है। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुई थी और गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी स्थापना की थी। लेकिन की कहाँ थी? जगह तो बताते चलो। जगह थी वो बम्बई डियर फ्रेंड। क्या जगह थी? बम्बई थी। ठीक है। सारे क्वेश्चन क्लियर। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना बम्बई में सन 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। वेरी गुड। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि। सिंपल सा आंसर। योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि। फिर कपिल मुनि ने क्या किया था? जो कपिल मुनि हैं ये सांख्य दर्शन के प्रतिपादक हैं। किसके?
सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? कपिल मुनि। और फिर जैमिनी कौन थे भैया? जैमिनी, इन्होंने पूर्व मीमांसा का प्रतिपादन किया। पूर्व मीमांसा का प्रतिपादक कौन? जैमिनी। जो कणाद थे, उलूक कणाद, इन्होंने वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादन किया। डिफरेंट वैशेषिक, क्या इन्होंने वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? उलूक कणाद ने। क्वेश्चन क्लियर? देखिए फिर से नोट कीजिए, योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि थे और कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन, जैमिनी ने पूर्व मीमांसा एंड कणाद ने वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादन किया था। ठीक है, नोट करते चलिए, सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो वो ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय जो था वह लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन डी इज द राइट वन। क्वेश्चन कहता है, देखिए 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? पहली बात तो महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व हुआ था। कहाँ हुआ था? यह लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ? लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ये स्थान कहाँ है? ये स्थान नेपाल के तराई क्षेत्र में है। नेपाल के तराई क्षेत्र में यह स्थान है लुम्बिनी, जहाँ 563 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। सिराजे हिंद के नाम से विख्यात जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? सिराजे हिंद के नाम से विख्यात जौनपुर नगर की स्थापना करने वाले फिरोज शाह तुगलक थे। कौन? फिरोज शाह तुगलक थे। ठीक है, उसने, फिरोज शाह तुगलक ने इस नगर की स्थापना क्यों की थी? फिरोज शाह तुगलक ने इस नगर की स्थापना अपने भाई जूना खां, अपने भाई, इनके भाई का नाम था जून खां। ठीक है, ओके, जूना खां नाम था। क्या नाम था? जूना खां की याद में, जूना खां की याद में इन्होंने इस नगर की स्थापना की थी। ओके, सिराजे हिंद के नाम से विख्यात जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जूना खां की याद में की थी। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ था? तो ये मुगल शासक हुमायूं के समय में हुआ था। कब की बात है? मुगल शासक हुमायूं के समय में हुआ था। अर्थात मुगल चित्रकला का जो प्रारंभ है वो हुमायूं ने किया था। मुगल चित्रकला का जो प्रारंभ है वो किसने किया था? हुमायूं ने किया था। ठीक है, उसने ईरान से अनेक चित्रकारों को भारत बुलाया। मुगल चित्रकला जहांगीर के समय जो है कि अपने पूरे चरमोत्कर्ष पर थी। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। सबसे पहले भारत आने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? सबसे पहले भारत आने वाले जो यूरोपीय व्यापारी थे वह पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली। ठीक है, आपको बताते चलें 1498 ईस्वी में प्रथम पुर्तगीज, 1498 ईस्वी में प्रथम पुर्तगीज, ठीक है, प्रथम पुर्तगीज और यूरोपीय यात्री जो वास्को डिगामा था वो बंदरगाह पर पहुंचा था, जहां पर वहां के जो उस समय के स्थानीय राजा थे जिनका नाम जमोरिन था, उन्होंने इनका स्वागत किया था। ऑप्शन सी इज द राइट वन। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो 24वें तीर्थंकर जो भगवान महावीर स्वामी थे, इनका जन्म आप सभी को पता ही होगा कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। और ये जो है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। ये जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है, और इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। ये तो हो गए 24वें तीर्थंकर। अगर पूछ ले कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो थे वो ऋषभदेव थे। कौन? ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट हो जाता है। कश्मीर का अकबर, कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है। कश्मीर का अकबर जो है वह जैनुल आब्दीन को कहा जाता है। कश्मीर का अकबर किसको? जैनुल आब्दी को कहा जाता है। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने के लिए 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष
और लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की थी? इन्होंने 14 वर्ष की थी। कितनी? 14 वर्ष। ठीक है, सिंपल सा आंसर इसका है। भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? भक्ति आंदोलन का जन्मदाता रामानुजाचार्य को माना जाता है। किसको? रामानुजाचार्य को। अगर आपसे पूछ ले कि विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक कौन थे, प्रवर्तक कौन थे, तो वो भी आपके रामानुजाचार्य ही थे। किसके? विशिष्टाद्वैत के। ठीक है, विशिष्टाद्वैत। ओके, क्या लिखा है ये? विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन थे? रामानुजाचार्य ही थे। और ये वैष्णव संत थे। कौन थे ये? वैष्णव संत थे रामानुजाचार्य, जिन्होंने, जो कि विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक थे। और भक्ति आंदोलन का जन्मदाता भी रामानुजाचार्य जी को माना जाता है। निम्नलिखित में से किसने विधवा पुनर्विवाह पर जोर दिया था? किसने दिया था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में अपना सर्वाधिक योगदान दिया। और इन्होंने जो है 1000 हस्ताक्षरों से युक्त एक पत्र तैयार किया। ठीक है, और वो जो पत्र था वो इन्होंने डलहौजी को भेज करके विधवा विवाह को कानूनी रूप देने का अनुरोध किया था। ऑप्शन ए इज द राइट वन। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, राजेंद्र चोल हैं, कृष्णदेव हैं, हर्षवर्धन हैं। क्या हो जाएगा? वह हर्षवर्धन थे। कौन थे? हर्षवर्धन। ठीक है, और चीनी यात्री व्हेनसांग जो था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में ही नालंदा में अपने अध्ययन के लिए आया हुआ था। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी पुदुचेरी थी। ठीक है, और भारत आने वाले जो अंतिम व्यापारी थे वो आपके फ्रांसीसी ही थे। भारत आने वाले जो अंतिम व्यापारी थे वो फ्रांसीसी ही थे। और भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी पुदुचेरी। शेरशाह की महानता किस में निहित है? शेरशाह की जो महानता है वह प्रशासनिक सुधारों के कारण है। ठीक है, शेरशाह की महानता उसके प्रशासनिक सुधारों के कारण है। जो शेरशाह है इसने राजस्व संबंधी और कानूनों से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। और जो ग्रैंड ट्रंक रोड है उसका निर्माण भी इसी ने करवाया था। किसका? ये क्वेश्चन पूछ लेता है, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो शारदा सदन स्कूल की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की थी। किसने? पंडिता रमाबाई। ये जो पंडिता रमाबाई थी ये महाराष्ट्र की बहुत ही प्रतिष्ठित समाज सुधारिका और सामाजिक काम करने वाली यानी कार्यकर्त्री थी। किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई थी? वह थे दिल्ली के सुल्तान बलबन। कौन थे? दिल्ली के सुल्तान बलबन थे, जिन्होंने बहुत ही कठोर नीति अपनाई थी। क्वेश्चन इज किताबुल हिंद का लेखक अलबरूनी। ये क्वेश्चन हमें पहला ही मिला था। किताबुल हिंद का लेखक अलबरूनी निम्नलिखित में से किसके साथ भारत आया था? तो ये जो है वो महमूद गजनवी के साथ में भारत आया था। ओके, किताबुल हिंद जो पुस्तक है इसमें इन्होंने हमारे भारतीय धर्म, दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाजों की चर्चा इन्होंने की है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 1946 ईस्वी में गठित कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। कौन नहीं था इसमें? वो हेराल्ड विल्सन नहीं था। कौन? हेराल्ड विल्सन जो था ये 1946 में जो कैबिनेट मिशन गठित हुआ इसका सदस्य नहीं था, क्योंकि ये जो मिशन था वो 3 सदस्यीय था। इसमें केवल 3 ही सदस्य थे। ओके, और इसके सदस्यों में जो आपके ये लॉर्ड पैथिक लॉरेंस हैं ये इसके अध्यक्ष थे। ये कौन थे? ये इस मिशन के अध्यक्ष थे। और बाकी सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर जो थे वो इसके सदस्य थे। ठीक है, और इस मिशन का उद्देश्य क्या था? इस मिशन का उद्देश्य भारत के भावी राजनीतिक स्वरूप का ढांचा तैयार करना था। आगे बढ़ते हैं। 20 जून 1756 को ब्लैक होल घटना निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में घटित हुई थी? ये जो ब्लैक होल घटना है यह सिराजुद्दौला के शासनकाल में, किसके? सिराजुद्दौला के शासनकाल में घटित हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब किया था? महात्मा गांधी ने दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को किया था। ये जो दांडी मार्च है ये साबरमती आश्रम यानी कि अहमदाबाद से प्रारंभ किया गया था। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ के
लेखक कौन हैं? इसके लेखक महात्मा गांधी जी हैं। माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ के लेखक महात्मा गांधी जी हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है कि भारत में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य बागोर से प्राप्त हुए हैं, जबकि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस प्रागैतिहासिक स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो यह जो हैं वो मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ नामक प्रागैतिहासिक स्थल से ये प्राप्त हुए हैं। और आपको बताते चलें, कपास का उत्पादन करने वाला या कपास उपजाने का पहला साक्ष्य भी वो यहीं से प्राप्त हुआ है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए मोरक्को, यानी कि मोरक्को जब भारत आया था तो उस समय शासनकाल मोहम्मद बिन तुगलक का था। मोरक्को निवासी इब्न बतूता को मोरक्को का निवासी जो इब्न बतूता था उसको कहाँ का काजी नियुक्त किया गया? तो इसको जो है कि दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया और ये 1333 ईस्वी में भारत आया था और फिर 14 वर्षों तक ये भारत में रहा। कितने वर्षों तक? 14 वर्षों तक। कौन? इब्न बतूता। निवासी कहाँ का था? मोरक्को का। किसके शासनकाल में आया था ये? मोहम्मद बिन तुगलक के। 1793 ईस्वी में भू राजस्व का इस्तमरारी अथवा स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? वह थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। ठीक है, और इसे जो है जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का। मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? 23 मार्च 1940 में पारित किया था। कब? 23 मार्च 1940 को पारित किया था। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। रिक्वेस्ट रहेगी, अगर क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए क्लास को। ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसी रही। आज का ये जो लास्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टेड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसकी थोड़ी कहानी है, हम आपको बताएंगे। दिल्ली में कुतुब मीनार आप सभी गए होंगे, देखे होंगे। दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की बनी मीनार है। वेरी गुड। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है? 3 लोग हैं ये जिन्होंने योगदान दिया है, चौथे ने नहीं दिया है। किसने नहीं दिया है? तो वह है अलाउद्दीन खिलजी हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने इसमें योगदान नहीं दिया है। अब बात करते हैं इसका निर्माण किसने करवाया था। देखिए, जो कुतुब मीनार है इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। क्यों करवाया था? ये इन्होंने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ठीक है, निर्माण इन्होंने प्रारंभ किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया था। क्यों किया था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। प्रारंभ तो कर दिया, पूरा इल्तुतमिश ने कराया था। ओके, फिर क्या हुआ? आसमानी बिजली गिरने के कारण इसकी एक मंजिल कुतुब मीनार की क्षतिग्रस्त हो गई। फिर उसकी मरम्मत किसने करवाई? मरम्मत फिरोज शाह तुगलक ने करवाई। मरम्मत किसने करवाई? फिरोज शाह तुगलक ने मरम्मत तो करवाई ही, उसके साथ में इसकी एक अन्य यानी कि जो 5वीं मंजिल थी वो भी इन्होंने बनवा दी। तो इस तरीके से ये तीनों लोग इसके साथ जुड़ गए। फिर बात आती है 1506 ईस्वी में। 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने इसकी फिर से मरम्मत करवाई थी। तो इस तरीके से कुतुब मीनार की कहानी खत्म होती है। प्यारे दोस्तों, क्लास कैसे रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड इसी तरीके से आपकी हिंदी की क्लास, भूगोल की क्लास और सामान्य विज्ञान की क्लास हम कंटिन्यू कराते रहेंगे। थैंक यू सो मच।